Myself अरविंद यादव। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन अबाउट द मध्य प्रदेश सब इंजीनियर। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश मैप, जो कि आपको जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम में 3453 पोस्टों की वैकेंसी आई है और ये हमारी सीरीज की 42 नंबर की वीडियो है, मतलब कि 41 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है हमारे चैनल पर। इसके अलावा हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कराना। जैसे कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो कि 200 मार्क का होता है, उसमें 100 मार्क टेक्निकल और 100 मार्क नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम आते हैं। तो जो नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, मैथ, एप्ट, उसके अलावा कंप्यूटर और मध्य प्रदेश जीके, तो इन सभी टॉपिकों की वीडियो जो कि ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है और उस काफ़ी सिस्टमेटिक वे में आई है। जैसे कि ये 42 नंबर की सीरीज़ है, इसका मतलब कि 41 सीरीज एकदम सिस्टमेटिक और प्लेलिस्ट में हमारे पड़ी हुई है। उसके बाद अबाउट मी, माई सेल्फ अरविंद यादव और हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज करें। उसके बाद आप परीक्षा से की टेस्ट सीरीज परचेज करने के लिए ING50 यूज करिए, जिससे कि आपको 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपये में पड़ेगी, और मात्र 499 में, जो कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी की पोस्ट है 3453, और उतनी पोस्ट के लिए मात्र आपको इतना पे करना पड़ेगा, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट है, और जो कि आपको एग्ज़ाम प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रांगली और अच्छा कर देंगे। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य और सीमाएं। तो मध्य प्रदेश के जैसे कि हम मैप में देखते हैं, तो मध्य प्रदेश के नॉर्थ साइड में साउथ और ईस्ट और वेस्ट ये है। तो साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता स्टेट पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश पड़ता है। उसके बाद नॉर्थ और वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा पड़ता है, तो राजस्थान में। उसके बाद वेस्ट में तो गुजरात। उसके बाद साउथ डायरेक्शन में महाराष्ट्र, और ईस्ट में छत्तीसगढ़ पड़ता है। और छत्तीसगढ़ जो कि मध्य प्रदेश से 2000 सन में अलग हुआ था। और मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मध्य प्रदेश में 52 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस तरह मध्य प्रदेश की सीमाएं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, यानी टोटल 5 स्टेटों से कवर करती है। जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 स्टेटों से मध्य प्रदेश की सीमा कवर करती है। आते हैं अगले मैप पे और मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के बारे में समझें। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जैसे कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर सीमा से 82 डिग्री 48 मिनट, जो कि सिंगरौली, जो कि मध्य प्रदेश की पावर हाउस एनर्जी प्लेस है, इसे जाना जाता है। उसके अलावा सबसे पश्चिमी जिला अलीराजपुर और सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली। उसके अलावा सबसे उत्तरी जिला तो मुरैना और सबसे दक्षिणी जिला तो बुरहानपुर। और दक्षिण डायरेक्शन में कौन है, तो महाराष्ट्र है। और उसके अलावा पश्चिम में गुजरात है। उसके अलावा राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है। तो अगर हम ब्रीफ में इसे समझे तो सबसे ईस्ट में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है, तो सिंगरौली है। सबसे वेस्ट में तो अलीराजपुर, और सबसे उत्तरी में तो उत्तरी में मुरैना, और दक्षिणी में बुरहानपुर। तो इस तरह से मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की भू आकृतिक प्रदेश की बात करेंगे, जैसे मध्य भारत का पठार, उसके बाद बुंदेलखंड का पठार, उसके बाद भांडेर क्षेत्र का पठार, उसके बाद रीवा पन्ना का पठार, कैमूर पर्वत श्रेणी, बघेलखंड का पठार, मैकाल पर्वत श्रेणी, धूपगढ़ की श्रेणी, उसके अलावा नर्मदा सोन नदी का क्षेत्र हो गया। उसके बाद बुरहानपुर, सतपुड़ा का क्षेत्र, सतपुड़ा प्रदेश, और इधर पश्चिम में गुजरात में राजस्थान। इस तरह से मध्य प्रदेश की जो कि भू आकृति है, ये मध्य प्रदेश के नक्शे पर ऐसे इंडिकेट करती है। उसके अलावा जो धूपगढ़ की चोटी है, ये सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इस तरह भू आकृति है मध्य प्रदेश की। उसके अलावा मध्य प्रदेश की अफवाह तंत्र, जो नदियों के अफवाह तंत्र होते हैं, ये कौन कौन से हैं, तो जैसे कि माही नदी वेस्ट में है। उसके बाद चंबल नदी, काली सिंधी नदी, पार्वती नदी, इंदिरा सागर परियोजना जो कि नर्मदा नदी पर है। उसके बाद बेतवा नदी जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सिंधी नदी भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सोनार नदी, बेधर्मा नदी, केन नदी, टोंस नदी, सोन नदी, बाण सागर परियोजना, नर्मदा नदी। तो जो नर्मदा नदी है इस तरह से फ्लो करते हुए जो मध्य प्रदेश में जाती है, ठीक। और मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी कहते हैं नर्मदा नदी को।
उसके बाद नर्मदा की अगर लेफ्ट साइड में बात करें तो माही, चंबल, काली सिंधी, पार्वती, सिंध, बेतवा, सोनार, बेधर्मा, टोस और सोन नदियां हैं। वही अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात की जाए तो ताप्ती नदी, तवा नदी, वर्धा नदी, पेंच नदी और वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी किस डिस्ट्रिक्ट में बहती है? तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में बहती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश करती है ये सब नदियाँ। इसके अलावा जो चंबल नदी है, इस पर कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो चंबल नदी पर जवाहर सागर योजना, उसके बाद राणा प्रताप सागर योजना, गांधी सागर परियोजना, इन सब योजनाएं हैं। तो इस तरह से हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में बात करेंगे किए। उसके बाद यमुना नदी जो कि ऐसे बहती है, जो कि उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। और इसमें कौन कौन सी नदियाँ जो मध्य प्रदेश की जाके मिलती हैं? तो सिंध नदी मिलती है, उसके बाद बेतवा नदी जाके मिलती है, उसके बाद सोनार और बेधर्मा नदी जो कि दोनों यहाँ पर मिलती हैं और केन नदी बनते हुए उत्तर प्रदेश में मिलती हैं। उसके बाद टोस नदी जो कि नहीं मिलती है। उसके बाद सोन नदी, ये सोन नदी किस नदी में मिलेगी? तो ये गंगा नदी में मिलेगी और पटना में दानापुर के पास मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के जो जलवायु प्रदेश हैं वो उसके बारे में बात करें तो उत्तर का मैदान जो कि महाद्वीपीय और जलवायु में अधिक होता है। उसके बाद मालवा का पठार। इसके बाद इधर आते हैं अगर पूर्व साइड में तो सिंध की पठारी क्षेत्र जो कि सम जलवायु, न अधिक गर्मी न अधिक ठंडा, यानी टेम्परेचर बैलेंस रहता है। उसके बाद नर्मदा घाटी का क्षेत्र होता है जो कि अधिक गर्मी, न अधिक ठंडा, न अधिक कम। उसके बाद गुजरात, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इस तरह से मध्य प्रदेश के जलवायु प्रदेश हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के वर्षा वितरण, तो मध्य प्रदेश के वर्षा वितरण की बात की जाए तो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। अधिक वर्षा वाला क्षेत्र 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो जो कि 100 से 125 सेंटीमीटर है जो कि छत्तीसगढ़ में है। उसके अलावा कम वर्षा वाला क्षेत्र जो 50 से 175 सेंटीमीटर है। औसत वर्षा वाला क्षेत्र जो कि 75 से 100 सेंटीमीटर की आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इनमें वन क्षेत्र कैसे होता है? अल्प वन क्षेत्र, जैसे आम, महुआ, नीम, बबूल, पलाश आदि आते हैं। वहीं अगर मध्य प्रदेश के नॉर्थ डायरेक्शन की बात की जाए तो मध्य वन क्षेत्र, तेंदुपत्ता, सागौन का वृक्ष, ये सब आते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की बात आती है तो सघन वन क्षेत्र जैसे बांस, सागौन, शीशम, साल, हरा, बखेड़ा आदि वृक्ष आते हैं। तो ये सब मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र हैं। उसके बाद जैसे कि आपको मध्य प्रदेश के एग्जाम सब इंजीनियर के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए सब इंजीनियर के सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एग्जामों की प्रिपरेशन के लिए आप ING 50 कोड यूज कीजिए, जिससे कि आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि 1000 का कोर्स आपको मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगा। मतलब इतना सस्ता, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए आप परीक्षा ऐप पर जाके और ये टेस्ट सीरीज परचेज कीजिए, साथ में एक कूपन यूज कीजिए। ये कोड यूज करते ही आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। सोचिए कि 1000 की चीज़ मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें एक और फ़ायदा है, जैसे कि आप इसमें ज़्यादा कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं तो जिससे आपकी एक्चुअल रैंक का पता चल पाएगा। उसके अलावा टेस्ट का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, जिससे कि आपको पता रहे कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं एकदम एग्जैक्टली मैच करते हैं उसी लेवल के हिसाब से। तो ये आपको डाउट नहीं रहेगा कि हमें अपने एक्चुअल लेवल के बारे में पता रहेगा इस तरह से। उसके बाद मध्य प्रदेश के जो ये वन क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र आ गए। उसके बाद हम अगले स्लाइड पर आते हैं। जैसे कि हम समझते हैं मध्य प्रदेश के भौगोलिक आधार और वनों का वर्गीकरण। जैसे कि मध्य प्रदेश के वन है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब चीज़ें हैं। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो कि 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। फिर महाराष्ट्र में होती है, छत्तीसगढ़ में होती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो कि उष्णकटिबंध और पर्णपाती क्षेत्रों में आते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के उद्यान और वन्य जीव। तो मध्य प्रदेश के उद्यान और वन्य जीव ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि नॉर्थ डायरेक्शन में बात करें तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, जहाँ पर क्या होता है तो यहाँ पर जो कि क्रोकोडाइल होते हैं। उसके बाद घाटी गांव अभयारण्य जो करैया अभयारण्य है। उसके बाद माधव नेशनल पार्क जो कि शिवपुरी में है। उसके बाद
पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो कि श्योपुर में है। इसके बाद इधर राजस्थान में साइड में बात करें तो गांधी सागर अभ्यारण्य जो कि मंदसौर जिले में है। उसके बाद रतलाम में बात करें तो सैलना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में है। डायनासोर नेशनल पार्क जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद राजामंडल अभ्यारण्य जो कि इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। वन विहार जो कि भोपाल में है, और भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, यहाँ पे है। उसके बाद रातापानी अभ्यारण्य जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, तो ये कहाँ पे है, तो ये रायसेन में है। उसके बाद पंचमढ़ी टाइगर रिजर्व बायोस्फीयर, ये भी मध्य प्रदेश में। उसके बाद सतपुड़ा नेशनल पार्क जो कि होशंगाबाद में है, और होशंगाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो नर्मदापुरम कर दिया गया है। उसके बाद पेंच नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। उसके बाद कान्हा किसली नेशनल पार्क जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद अचानकमार बायोडाइवर्सिटी रिजर्व है। उसके बाद संजय नेशनल पार्क सीधी में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। फासिल नेशनल पार्क डिंडोरी में है। उसके बाद नौरा देवी अभ्यारण्य जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो कि ग्रीन से दिखा रहा है वो नेशनल पार्क को है। उसके बाद इस रंग से दिखा रहा है, तो जैसे कि केसरिया रंग से दिखा रहा है तो ये अभ्यारण्य है। फिर बायो रिजर्व, फिर टाइगर का इंडिकेशन, घड़ियाल संरक्षण, खरमोर संरक्षण, सोन चिड़ैया संरक्षण, डायनासोर, और इस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश की मिट्टी की बात करें तो मध्य प्रदेश की मिट्टी कौन कौन सी है, तो जैसे कि नॉर्थ साइड में बात करें तो जलोढ़ और कछारी मिट्टी पाई जाती है। वहीं अगर इधर बात करें राजस्थान और गुजरात के साइड में तो साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अगर एरिया की बात की जाए तो मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम पूर्व डायरेक्शन में बात करें तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगर हम साउथ डायरेक्शन में बात करें जो कि महाराष्ट्र टच करता है तो छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और उसके बाद अगर हम बीच में बात करें नर्मदा के कछारी क्षेत्रों में तो गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के कृषि विभाग एवं कृषि प्रदेशों का विभाजन, तो मध्य प्रदेश की जो कि मध्य प्रदेश जो कि उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश है, चावल गेहूं का प्रदेश इधर पड़ जाता है। उसके बाद अगर ईस्ट साइड में देखें तो संपूर्ण पूर्वी और मध्य चावल का प्रदेश है। मध्य में गेहूं का मालवा का प्रदेश आ जाता है। उसके बाद पश्चिम में काली मिट्टी का प्रदेश आ जाता है। उसके बाद अगर इधर देखें तो पूर्व में महाराष्ट्र अगर साउथ में देखें तो महाराष्ट्र में आ जाता है। पश्चिम में गुजरात से सटा हुआ पश्चिम काली मिट्टी का प्रदेश आता है। इसके साथ ही अगर हम छत्तीसगढ़ साइड में देखें तो संपूर्ण पूर्वी और मध्य प्रदेश चावल का क्षेत्र है, और यहाँ पर बालाघाट पड़ता है, और बालाघाट में चिन्नौर चावल जो कि यहाँ का जीआई टैग भी है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश में जो कि चावल का प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक फसल कौन सी होती है, तो सोयाबीन होती है। और सोयाबीन से ही मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, सोया प्रदेश से भी मध्य प्रदेश को जाना जाता है। मध्य प्रदेश के और कौन कौन से नाम हैं, तो सोया प्रदेश है। उसके बाद हृदय प्रदेश है, हृदय प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका। उसके बाद मध्य प्रदेश इन सब नामों से जाना जाता है। इसलिए नदियों का मायका इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा नदियाँ होती है। सोया प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सोयाबीन की फसल सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश, तो जो मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु प्रदेश है, अगर हम पश्चिम में बात करें तो झाबुआ के पहाड़ी मैदान आ जाता है। अगर मालवा पठार में बात करें तो मालवा पठार आ जाता है। इधर ग्रिड क्षेत्र जो कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश से टच करता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साइड से बुंदेलखंड का एरिया आ जाता है। उसके बाद अगर हम उत्तर प्रदेश की और बात करें तो कैमूर पठार और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आ जाती हैं। छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ियों का मैदान, इधर छत्तीसगढ़ का मैदान आ जाता है जो कि छत्तीसगढ़। उसके बाद मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य हिमालय पर्वत, सतपुड़ा पठार और निमाड़ का मैदान। तो ये सब मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेश हैं जो कि अलग अलग जोन को डिपेंड करते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में सर्वाधिक फसल का उत्पादन, तो मध्य प्रदेश में कौन सी फसल कहाँ पे होती है उसके बारे में देखते हैं। जैसे गुजरात साइड में यानी वेस्ट डायरेक्शन में अगर बात करें तो धार डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, और सोयाबीन का ही मध्य प्रदेश में ओवरऑल उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसीलिए सोयाबीन को सोया प्रदेश, मध्य प्रदेश को सोया स्टेट नाम से भी जाना जाता है।
उसके बाद अगर अगर नॉर्थ डायरेक्शन में बात करें तो मुरैना में सरसों का उत्पादन होता है। और इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर की बात करें तो अरहर उत्पादन, उसके बाद छिंदवाड़ा में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद बालाघाट में धान का उत्पादन होता है। और यहाँ पर चिन्नौर चावल, जो कि हमने प्रीवियस पहले ही बताया था, चिन्नौर चावल को जीआई टैग मिला है। और बालाघाट में वेनगंगा नदी बहती है, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो चावल का उत्पादन यहाँ पे होता है। उसके बाद विदिशा में बात की जाए तो विदिशा में चूना उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे इस तरह से मध्य प्रदेश के जो कि सर्वाधिक फसल उत्पादन का आंकड़ा आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में पशु उत्पादन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गधा और सर्वाधिक भैंस मुरैना में पाई जाती हैं। सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन भी इधर ही होता है। उसके बाद शिवपुरी में ऊन उत्पादन किया जाता है। उसके बाद सर्वाधिक ऊँट मंदसौर में होता है। क्यों मंदसौर में होता है? क्योंकि ये राजस्थान से बहुत नज़दीक टच करता है और राजस्थान में आपको पता ही है कि मरुस्थल होते हैं, इसलिए राजस्थान के आसपास भी मतलब मरुस्थल होते हैं, ऊँट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसके बाद भोपाल में सर्वाधिक मांस उत्पादन होता है। उसके बाद धार डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक बकरी, भेड़ और खच्चर होते हैं। बुरहानपुर में भेड़ का सबसे ज़्यादा भेड़ पाई जाती हैं। उसके बाद जबलपुर में कुक्कुट होते हैं, मतलब मुर्गा होता है। उसके बाद सर्वाधिक अंडे उत्पादन भी यहाँ पर होता है। छत्तीसगढ़ का मैदान फिर इधर आ जाता है। और रीवा में क्या होता है तो सर्वाधिक गोवंश और सर्वाधिक सुअर, दो चीज़ें रीवा में होती हैं। तो इस तरह मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में पशु संख्या और पशु उत्पादन होते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज जैसे कि राजस्थान से सटा हुआ, फिर गुजरात से सटा हुआ, फिर उत्तर प्रदेश से। तो अगर कोयला की बात की जाए तो कोयला क्षेत्र इधर पाया जाता है। इधर क्या पाया जाता है तो सिंगरौली भी पाया जाता है। और सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहते हैं, यानी एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। विच सिटी इज कॉल्ड द दिस इज आंसर इज बिहाइंड द सिंगरौली इज करेक्ट आंसर। यूरेनियम यहाँ पे पाया जाता है उत्तर प्रदेश के पास की सीमा में। हीरा क्षेत्र जो पन्ना की खान होती है, यहाँ पे हीरा पाया जाता है। उसके बाद चूना पत्थर, लोहा एंड फास्फोरस, मैग्नीज और तांबा क्षेत्र जो कि बालाघाट में बहुत ही फेमस और वहाँ की मजालखंड माइन से पाया जाता है। उसके बाद टंगस्टन होता है। उसके बाद ग्रेफाइट क्षेत्र आता है जो कि मध्य प्रदेश के साउथ डायरेक्शन में पाया जाता है। उसके बाद रॉक फास्फेट का क्षेत्र यहाँ आता है वेस्ट डायरेक्शन में, जो कि अलीराजपुर है। उसके बाद चीनी मिट्टी का क्षेत्र जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो इस तरह मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज जो कि अलग अलग हैं, जैसे कोयला क्षेत्र, फिर हीरा क्षेत्र, चूना पत्थर, लोहा, फेल्सपार, चीनी मिट्टी का, उसके बाद ग्रेफाइट का क्षेत्र, टंगस्टन का क्षेत्र, रॉक फास्फेट का क्षेत्र। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों उनका विवरण। मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं उनका विवरण, जैसे कि सहरिया जनजाति जो कि श्योमपुर में पाई जाती है। उसके बाद इधर कोरकू जनजाति पाई जाती है। भारिया जनजाति छिंदवाड़ा में पाई जाती है। बालाघाट में बैगा जनजाति पाई जाती है। शहडोल यानी पानिका जनजाति पाई जाती है। अलीराजपुर में भील जनजाति, जो कि अलीराजपुर में भील जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इस तरह से अगर ब्रीफ में समझे तो श्योमपुर सहरिया के लिए फेमस है। भील जनजाति अलीराजपुर में पाई जाती है। कोरकू जनजाति जो कि बैतूल डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। भारिया जनजाति जो छिंदवाड़ा में, बालाघाट में बैगा जनजाति और पानिका जनजाति भी पाई जाती हैं। इस तरह से अगर शहडोल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो शहडोल और सीधी में पानिका जनजाति पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम रीवा की बात करें तो रीवा में कोल जनजाति भी पाई जाती है। उसके बाद मध्य प्रदेश के लोक नृत्य और गायन। तो लोक नृत्य और गायन की बात की जाए तो लोक नृत्य जो कि मध्य प्रदेश के हैं, चंबल क्षेत्र में लंगूरिया। और अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो बुंदेलखंड में बधाई, राई, रास, सहारा, कांगड़ा, कलश, ये सब हैं। लोक गायन के क्षेत्र में अगर बुंदेलखंड में भी बात की जाए तो आल्हा, बिरहा, हरदौल की मनौती, वैरायट, चौकड़िया, जयदेव का पुरवा और बागुलिया। लोक नृत्य की बात की है, सुआ, दादर, कलसा और बघेलखंड लोक गायन विदेशिया गायन कहते हैं। लोक गायन साझा गीत होता है जो कि गायन और थरथरी पर होता है। निमाड़ में जो कि लोक गायन साझा गीत और भायन होता है। उसके बाद लोक नृत्य गणगौर और काठी होते हैं। लोक नृत्य मटका, गरबा और गरबी होता है। उसके बाद
लोक गायन, साज गीत, हिंट और गायन थरथरी है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश के जो लोक नृत्य और लोक गायन जो कि अलग अलग रीजन में जो कि मैप के थ्रू बहुत ही एक्सप्लेन में और अच्छे वे में दिए गए हैं। उसके बाद अगर मध्य प्रदेश एग्ज़ाम के किसी भी अगर सब इंजीनियर एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेस्ट सीरीज परीक्षा 1 से ही लें। और उसके अलावा आप कोड यूज करना ये ना भूलें ING50, मतलब आपको 1000 की टेस्ट सीरीज मात्र 499 रुपीज़ में मिल जाएगी, जिससे आपको प्रिपरेशन काफ़ी स्मार्ट और अच्छे वे में होगी। इसके साथ ही जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 फुल लेंथ टेस्ट दिए गए हैं, जो कि आपको 50% डिस्काउंट हमारा कोड यूज करते ही आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड और कोड ये यूज करना न भूलें ING50, और इसके अलावा परीक्षा ऐप पे जाके आप ये कोड यूज करिए आपको। सो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक थैंक यू।